नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, अपन हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में जो हमारा प्रकरण चल रहा था वो चल रहा था संधि। आप लोगों को ज्ञात होगा दोस्तों कि संधि में अपन संधि के 3 भेद थे। तीनों में से 2 भेद अपन पढ़ चुके थे, जिसमें पहला भेद था स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद थे। उन 500 भेदों के बारे में अपन एक एक करके विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद अपन ने बात करी व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के जो भी नियम थे सभी नियम अपन ने एक एक करके पढ़े हैं विस्तृत पूर्वक। उनके बारे में अपन ने ज्ञान प्राप्त किया है। इसके बाद है जो इसका तीसरा पार्ट है या तीसरा भेद है संधि का, वो है विसर्ग संधि। और जो विसर्ग संधि है इसी के बारे में आज की कक्षा में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन विस्तृत चर्चा करते हैं विसर्ग संधि को लेके। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी वर्ण के साथ विसर्ग का मेल हो, क्या विसर्ग संधि। बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल या तो स्वर वर्ण से हो या फिर विसर्ग का मेल व्यंजन वर्ण से हो। जब विसर्ग का मेल स्वर वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण से करवाया जाता है तो विसर्ग के स्थान पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि कहेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि जब तक विसर्ग में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा तब तक विसर्ग संधि नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको परिभाषा और अच्छे से समझ में आई होगी कि जब विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर वर्ण हो, अब स्वर वर्ण है दोस्तों 11, या फिर हो व्यंजन वर्ण है 33। इस प्रकार अपनी जो स्थितियां बनने वाली है विसर्ग संधि को लेके वो होगी विसर्ग के बाद अपने को पूरे 44 वर्ण लेने हैं। एक एक करके 44 वर्ण लेने हैं और वो व्यवस्थित करे हैं अपन ने अपने अनुसार, सुविधा अनुसार। चलो अपन बात करते हैं विसर्ग संधि की और इनके नियमों की। नियम नंबर 1 बात करते हैं विसर्ग संधि में नियम नंबर 1 की। इसमें अपन एक एक करके वो लेंगे, क्या प्रत्येक वर्ण को लेंगे, चाहे वो स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो। बात करते हैं नियम नंबर 1 की। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी विसर्ग लगेगा वो कौन से वर्ण के बाद लगता है, वह स्वर वर्ण के बाद ही लगता है। क्योंकि यह कौन सा वर्ण है, इसे कहेंगे, इस विसर्ग को कहा जाता है अयोगवाह। और अयोगवाह का वहन हमेशा स्वर वर्ण के साथ ही किया जाता है। इसलिए विसर्ग से पूर्व कौन सा वर्ण होगा, स्वर वर्ण होगा, और स्वर वर्ण के बाद विसर्ग होगा, और विसर्ग के बाद एक एक करके स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों का मेल करवाने के पश्चात जो स्थितियां बनेगी वो इस प्रकार हैं। नियम नंबर 1 की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है नियम नंबर 1, ये कोई भी स्वर, कोई भी स्वर वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण किससे पूर्व, विसर्ग से पूर्व। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विसर्ग के बाद क्या हो, वर्गीय पद या व्यंजन पद, मतलब जो अपने स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, स्पर्श व्यंजन में से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जिसमें क वर्ग की बात करें तो क या होगा ख। क वर्ग का पहला और दूसरा हुआ क और ख। उसके बाद बात करूं मैं च वर्ग का, हो गया च और छ। उसी प्रकार जो ट वर्ग है ट और ठ। उसी प्रकार त वर्ग का है त और, इसको थोड़ा इधर करके लिख देता हूं ताकि पूरा सूत्र आ जाएगा, एक बार पूरे सूत्र को समझ लेंगे। ये हो गया एक स्वर वर्ण हो, उसके बाद हो विसर्ग, इसके बाद हो क या फिर ख,
च या फिर छ वर्ण, ट या फिर ठ वर्ण, त या फिर थ वर्ण, प या फिर फ। ठीक है दोस्तों, यही होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो। कब? कभी यदि कोई भी स्वर वर्ण हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो तो क्रमशः क्या होगा, ये एक बात याद रखें, जो अपने है ना सकार, तीनों सकार, एक तो दंते सकार, एक तालव्य सकार, और जो तीसरा है वो है मूर्धन्य सकार। दंते सकार होगा ये वाला, तालव्य सकार होगा ये वाला, और जो मूर्धन्य होगा षटकोण वाला। ठीक है दोस्तों, और इनका जो क्रम होता है, क्रम होता है ये स, स और स। आपको यही क्रम याद रखना है। कौन सा क्रम? यही क्रम। तो अपन बात चलते हैं इस पर, सूत्र पर। बात करें कि विकार किस पे ऊपर विकार होगा? विसर्ग के स्थान पर। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा दोस्तों? वही होगा तीनों, स और स। तो पहले को छोड़ना है और लास्ट को छोड़ना है, ये ध्यान रखें, पहले और लास्ट को छोड़ के लिख देना है। तीनों की जगह 1 2 और 3 आए, इसके स्थान पे हो जाएगा वही क्रम से लिख दीजिए, स और फिर स। इसका तात्पर्य ये हुआ कि च और छ के स्थान पे क्या होगा? च और छ आएगा तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? सवर्ण, और विसर्ग के बाद में ट आ जाएगा तो वो हो जाएगा सवर्ण। कौन सा? मूर्धन्य। और अगर विसर्ग के बाद त या थ आता है तो वहां हो जाएगा दंते सवर्ण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्थिति बात करते हैं प, फ या फिर क और क आए तो कौन सा वर्ण होगा ये विसर्ग के स्थान पर। तो इस स्थिति में इन तीनों समय लड़ाई हो जाती है कि नहीं मैं आऊं या फिर मैं आऊं। तो आपको इस स्टोरी के आधार पर इसको याद रखना है, या अपने मस्तिष्क में एक बिंब बना कर याद रखना है कि जब ये मध्य वाला स या मूर्धन्य स बीच में रहता है क्रम में हमेशा, तो ये स कहता है कि मैं हमेशा मध्य में रहता हूँ। इस बार इस स्थिति में मैं भी आपको मध्य में रखूंगा, इसलिए यहाँ भी कौन सा स हो जाएगा? मूर्धन्य स, और यहाँ पे भी कौन सा स हो जाएगा दोस्तों? मूर्धन्य स। इस प्रकार ये स क्या करता है? दोनों सकारों को, कौन से? दंतव्य और तालव्य सकार को अपने मध्य में ले आता है। इस स्टोरी के आधार पर या इस कहानी के आधार पर इसको याद रख सकते हैं, या फिर आप जैसे ये बिंब बना के इसको याद रख सकते हैं। अपने मस्तिष्क में एक बिंब बना के इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद ये आराम से समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। बात करते हैं उदाहरण की। किसी भी स्वर वर्ण के बाद क्या आए? विसर्ग आए। ठीक है दोस्तों, किसी भी स्वर वर्ण के बाद मैं बात करूं, नी, उसके बाद विसर्ग है धन है का। अब देखिए दोस्तों, न में ई की मात्रा, उसके बाद है विसर्ग वर्ण, ठीक है, उसके बाद है क, उसके बाद है आ, और फिर है म वर्ण, आम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, मैंने बोला इसमें सूत्र में देखिए, किसी भी स्वर वर्ण के बाद, स्वर वर्ण है सब ई के बाद है विसर्ग। विसर्ग के स्थान पे क्या होगा? वो होगा इसके आधार पर, अगर क ख आता है तो कौन सा स होगा? मूर्धन्य स। इसलिए इस विसर्ग के स्थान पे कौन सा स हो जाएगा? इसके स्थान पे हो जाएगा ये मूर्धन्य स। ठीक है दोस्तों, मूर्धन्य स होगा तो अब इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो वही न में ई मिलाए नी, इसके स्थान पे स हो गया तो ये आधा स होगा। ठीक है, काम है काम, ऐसे कैसे लिख दिया। इस प्रकार निष्काम में कौन सी संधि हुई दोस्तों? निष्काम में हुई विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार हो गया निष्काम। ठीक है, अन्य उदाहरण लेते हैं अपन इसी प्रकार, दू धन कर। अब देखिए दोस्तों, वही क आया, देखिए क वर्ण है, क या ख में से तो कौन सा वर्ण हो गया? मूर्धन्य सकार होगा। किसके स्थान पर? इस विसर्ग के स्थान पर। तो वो इसी प्रकार इसको लेते हैं, दू ऐसे कैसे होगा? विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा ये मूर्धन्य श, और कर ऐसे कैसे? इस प्रकार संयुक्त करके लिखेंगे तो दू आधा स कर। दुष्कर में कौन सी संधि हुई दोस्तों? दुष्कर में हुई विसर्ग संधि।
उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं अपन च या छ वर्ण से संबंधित अपन लेते हैं उदाहरण। वही इसका लेंगे मन, धन, चेतना। वही अगर च या छ वर्ण है, किसके बाद? विसर्ग के बाद। विसर्ग से पहले क्या है? कोई भी स्वर वर्ण। यहाँ देखिए इसमें अ स्वर वर्ण है, अ स्वर वर्ण के बाद क्या है? विसर्ग है। और विसर्ग के बाद च या छ वर्ण हो तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पे जो होगा वो होगा मन, और स इसके स्थान पे हो गया स। कौन सा स? स हो गया दोस्तों, ये तालव्य स हो गया। और प्लस चेतना, ऐसे कैसे संयुक्त करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मन यश चेतना। ठीक है। अब च का उदाहरण भी अपन ने ले लिया है। इसी प्रकार ट या ड जो है इससे अपन उदाहरण लेते हैं। हाँ, नी वही विसर्ग, धन, ठूर। वही ट ड का हो गया। ट ठ का तो कौन सा सकार होगा विसर्ग के स्थान पे? कौन सा होगा दोस्तों? मूर्धन्य से होगा। तो वही नी इस विसर्ग के स्थान पे हो गया मूर्धन्य से और ठोर। इस प्रकार संयुक्त करके लिखा निष्ठुर। और निष्ठुर में कौन सी संधि हुई दोस्तों? निष्ठुर में हुई विसर्ग संधि। ठीक है। इसके आगे के और भी अपन उदाहरण लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे वाले नियम की। ट ठ का अपन ले चुके हैं, अब लेते हैं त और थ का। जैसे कहते हैं नम, धन, ते। ठीक है दोस्तों। वही स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के बाद विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या होगा? आगे वाले वर्ण के आधार पर निर्भर करेगा आगे वाले वर्ण पर। जब वर्ण कौन सा है? त है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो त या थ होगा तो जब कौन सा सकार आएगा? ये आएगा दंते सकार, इसीलिए इसके स्थान पर जाएगा दंते सकार। तो नम ये हो गया दंते सकार, और ते संयुक्त करके लिखेंगे तो नमस्ते। इसी प्रकार नमस्ते में कौन सी संधि हुई दोस्तों? विसर्ग संधि। इस प्रकार एक और लेते हैं, आगे वाला का लेते हैं। जो प और फ वर्ण है उसका भी उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद आगे वाले नियम की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। नी, धन, फल। अब बताइए दोस्तों कौन सा सकार होगा? मूर्धन्य सकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो उत्तर पद में प्रथम वर्ण कौन सा है? प वर्ण है, फ वर्ण है, इसीलिए विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो नी फल संयुक्त करके लिखा तो निष्फल। इस प्रकार निष्फल में कौन सी संधि हुई दोस्तों? विसर्ग संधि। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद चर्चा करते हैं आगे वाले नियम की, या फिर इसी में है ना नोट डाल के लिख लीजिए। इसी में आप नोट डाल के लिख सकते हैं आगे की स्थिति। पूर्व कक्षा में अपन ने पढ़ा था कि जो अ और आ वर्ण है, अ वर्ण है, ये है एक उदासीन स्वर होता है, उदासीन स्वर होता है। ठीक है। तो ये क्या है? अपनी अपनी बात लैंग्वेज में कहें तो एक लाडला स्वर भी से कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी को वो गिना जाता है अपन स्वर वर्णों में, इसीलिए ये एक लाडला स्वर हो गया। तो अ कहता है कि मैं लाडला हूं तो मुझे कुछ विशेष मिलना चाहिए। सब सभी स्वर वर्णों के साथ आपने ये स्थिति लगा दी, लेकिन मुझे कुछ विशेष मिलना चाहिए, इसलिए अवर्ण कहता है कि मुझे है ना कुछ विशेष अधिकार होने चाहिए। तो अवर्ण क्या करता है? अ और आवर्ण यदि पूर्व में हो और बाद में विसर्ग हो तो उसके बाद ये क्या कहता है कि क वाली लाइन पहला वाला और आखिरी वाला वही वाला इन पे जो सकार आया था ये अपनी मर्जी से सकार आया, तो इसी प्रकार मैं भी कुछ लूंगा। तो क और ख वर्ण या फिर आए प या कीजिए प या फिर फ वर्ण आए, तो उस स्थिति में ये कहता है, ये नियम कहता है, नियम नंबर 2 बोलते हैं, नोट बोलते हैं कि इस स्थिति में जब विसर्ग आता है तो ये क्या रहेगा? इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, मतलब इसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। तो आपको ये स्थिति भी ध्यान रखनी है इसी में।
इसीलिए अपन ने जो उदाहरण लिए उसमें अ और आ से संबंधित क और प में उदाहरण नहीं था, इसीलिए वो नहीं था। अब ये जैसे उदाहरण लेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क अ या आ, सिर्फ इधर अ या आ, यहाँ तो कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन क ख ग क और ख के साथ और प और फ के साथ कौन सा ये नहीं होगा, यहाँ अ या आ वर्ण नहीं होगा, स्वर वर्ण। यहाँ अ या आ स्वर वर्ण के साथ विसर्ग हो और बाद में क ख या प हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब विकार उत्पन्न नहीं होगा। फिर भी इसमें क्या होगी, यह विसर्ग संधि होगी, इसलिए इसको अपवाद भी बोला जा सकता है। फिर भी अपवाद नहीं बोलेंगे, फिर भी इसमें क्या होगी, विसर्ग संधि ही होगी। उदाहरण लेते हैं, अंत धन करण। बात वही आई, अवर्ण है, अवर्ण के बाद क्या है, विसर्ग है, और यहाँ पे क्या है, क है, इसीलिए इस विसर्ग में कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, अंतःकरण। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अंतःकरण में कौन सी संधि हुई, अंतःकरण में हुई विसर्ग संधि। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन करते चलिए। इसी प्रकार है मन, ये वर्तनी के आधार पर कई बार पूछा गया है, कामना। इसी प्रकार इसका हो जाएगा मन कामना, परंतु इसको ब्रह्मवश विद्यार्थी कई बार कहता है मनोकामना, जो कि क्या है, मनोकामना वर्तनी के आधार पर अशुद्ध है, ये गलत है और यही सही होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब पै का अपन उदाहरण ले लेते हैं। पै के उदाहरण की बात करें तो वो होगा अंत धन पूर। इसका भी वही नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए अंतपुर। अंतपुर में कौन सी संधि हुई दोस्तों, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहला नियम आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसी में। अब ये आपको विशेष अधिकार दे दिए गए, नियम नंबर 2, या इसको नोट डाल के लिखा पन्ने, तो क्या हुआ, अ या आ को विशेष अधिकार दे दिया गया। तो उसी के साथ साथ क्या है, कुछ एक ये अपवाद, अपवाद करके इसको लिख लीजिए आप, अपवाद करके, कि यदि अ या आ वर्ण के बाद विसर्ग हो और उसके बाद आपको कुछ 4-5 पद याद रखने हैं, जैसे हैं पति पद, पति पद पर कार कृति। क्या, पति पद पर कार कृति। इस प्रकार इन पांचों जो पद हैं इनको याद रख लीजिएगा। यदि अ या आ के बाद कोई विसर्ग हो और उसके बाद पति पद हो या फिर पद हो, पर हो, कार हो या कृति हो, ये पद आते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, स का इसके स्थान पर जो दंते स है वही होगा। जबकि क्या होना चाहिए था, प है, प आ रहा है तो कौन सा होना चाहिए, मूर्धन्य सकार होना चाहिए, का आ रहा है तो मूर्धन्य सकार होना चाहिए। परंतु इन पांचों पदों को आपको याद रखना है, इन पांचों पदों में कौन क्या होगा, वो होगा दंते सकार ही होगा। सिर्फ इन पांचों पदों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए ये अपवाद स्वरूप माने जाते हैं। जैसे अपन लेते हैं उदाहरण लेते हैं, नम धनकार। अब होना क्या चाहिए, क के आधार पर अ के बाद ये है, होना क्या चाहिए था, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा वो उदाहरण, कि ये ऐसे कैसे रहना चाहिए था, परंतु हुआ क्या, अ के बाद अ या आ के बाद पति पद पर कार या कृति आता है, तो उसमें कौन सा होगा, दंते सकार होगा, इसलिए क्या हो गया इसका, नमस्कार। इस प्रकार नमस्कार में कौन सी संधि हुई दोस्तों, नमस्कार में हुई विसर्ग संधि। वो क्या है, एक अपवाद है इसका। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, मैं लिख देता हूं, आप इनका विच्छेद करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी प्रकार है वनस्पति, वनस्पति, और है भास्पति, और इसी प्रकार परस्पर और पुरस्कृत इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में क्या होगा, ये अपवाद के आधार पर क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। उम्मीद करता हूं नियम नंबर 1 और इसकी जो दो स्थितियां बनी ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं नियम नंबर 2 की, कि नियम नंबर 2 क्या है। अब देखिए अपन ने कौन कौन सा वर्ण ले लिया, विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण ले लिया, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ले लिया। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण ले लिया। अब उनके स्थान पे क्या आदेश हुआ, स स स, तीनों स आए। अब तीनों स आए तो स कहते हैं साहब हमें भी लो एक बार पहले, जब हमें इनके बाद ले लिया है तो हमें पहले ले लीजिए। इसीलिए यदि वही कोई भी स्वर वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण हो,
उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो। अब स स स आए थे तीनों सगह, तो इसीलिए पहले स को ले लेते हैं। यदि स या फिर स वर्ण आए तो उनके स्थान पे क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पे होगा। यदि स आता है तो वही स हो जाएगा, और स आता है तो श, और वही स आता है तो स वर्ण हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, फिर आराम से आपका क्लियर ये हो जाएगा। ये है अपना नियम नंबर 2। उदाहरण लेते हैं। हाँ, दूधन शासन। अब दोस्तों बताइए यहाँ विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश होगा, आराम से बता सकते हैं। यदि कोई भी स्वर वर्ण है, यहाँ स्वर वर्ण है उ के बाद है विसर्ग, विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश होगा। जो उत्तर पद है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण के आधार पर अपन निर्धारण करेंगे कि क्या होगा। तो क्या है, यहाँ स है तो कौन सा वर्ण होगा, स है तो सही होगा। तो क्या हो गया, दु स शासन। इस प्रकार दुशासन में कौन सी संधि हुई दोस्तों, दुशासन में हुई विसर्ग संधि। इसी प्रकार आगे का लेते हैं, सवर्ण का लेते हैं, षटकोण वाले का। वये धन षष्ठी। वये वही अवर्ण है, अ के बाद विसर्ग है, और कौन सा स है, मूर्धन्य स है। तो कौन सा आदेश होगा, मूर्धन्य स आदेश होगा। किसके स्थान पर होगा दोस्तों, किसके, विसर्ग के स्थान पर। तो वये विसर्ग के स्थान पर लिया अपन ने, वही जो स है वही स ले लेंगे, और षष्ठी। इस प्रकार वय षष्ठी में भी विसर्ग संधि हुई। आगे का है दंतेस। दंतेस का अपन उदाहरण लेते हैं। दंतेस का उदाहरण है दू धन साहस। ठीक है दोस्तों, दू धन साहस। वही विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, विसर्ग से पहले क्या है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के बाद विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश होगा वो निर्धारण होगा उत्तर पद के प्रथम जो वर्ण है उसके अनुसार। वो वर्ण है दंते सकार, तो क्या होगा, दंते सकार ही होगा। इसलिए दुस्साहस। दुस्साहस में भी कौन सी संधि हुई दोस्तों, विसर्ग संधि। उम्मीद करता हूँ अपन ने जो 2 नियम पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे। इसके जो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में जो है उदाहरण लिख लेता हूँ, आप इनका विच्छेद करके देखिएगा। संधि विच्छेद नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक जैसे है प्रासस स्मरण की करके देखिएगा दोस्तों। प्रासस स्मरण दुस्साध्य और नमः शिवाय और निशेष और निशांत और रामषष्ठी इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में आप एक बार करके देखें, क्या, संधि विच्छेद करके देखें। तो देखिए दोस्तों, आपन ने आज जो चर्चा करी वो करी किसके बारे में, 2 नियमों के बारे में। पहला नियम तो ये था, दूसरा नियम ये है, पहला था कि कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर वर्ण हो। उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो। किसी भी वर्ग का प्रथम या दूसरा वर्ण, जैसे क या ख हुआ, च या छ, ट या फिर ठ हुआ, त या फिर थ हुआ, प या फिर फ वर्ण। किसी भी वर्ग का प्रथम या दूसरा वर्ण होता है तो उसके बाद क्या होगा, विसर्ग के स्थान पे जो आदेश होगा, पहले को छोड़ दें और दूसरा लास्ट को छोड़ दें। फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों को छोड़ दें। उसके बाद जो तीनों हैं इस पे अपने जो स होते हैं, इन तीनों को क्रमवार लिख दें। इसके श और श। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, किस प्रकार याद रखना है। अब यहाँ पे कौन सा स आए और यहाँ पे कौन सा स है, लड़ाई होती है तीनों समय। तो फिर क्या कहता है, ये मूर्धन्य से कहता है कि आप दोनों हमेशा मुझे मध्य में रखते हो, इसलिए इस बार इस स्थिति में मैं आप सबको मध्य में रखूंगा, इसलिए इधर भी ये वाला सा आ जाएगा और इधर भी ये वाला सा आ जाएगा। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हो। इसके बाद क्या कहता है, अ कहता है
मैं क्या हूँ, उदासीन हूँ, मैं लाडला हूँ, इसलिए मुझे एक और विशेष स्थिति चाहिए। और ये क्या करता है, अपने साथ ले जाता है। अ या आ के बाद कोई विसर्ग होता है तो उसके बाद ये कहता है कि पहला वाला लास्ट वाला मुझे दे दीजिए। क और ख के बाद ख हो किसके बाद, विसर्ग के बाद, और उससे पहले पूर्व क्या हो, अ या आ हो, और इधर प या फिर फ हो, तो क्या होता है, इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, नो चेंज होगा। इसके एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं। उसके बाद अपवाद स्वरूप अपन देखा कि अ या आ के बाद क्या हो, विसर्ग हो। और उसके बाद अपन ने देखा था कुछ वर्ण कौन कौन से, पति, क्या हो, पति, पद, पर, कार और कृति। पति, पद, पर, कार, कृति हो, ये पांचों शब्द यदि आए तो इसके स्थान पे कौन सा हो जाएगा, इसके स्थान पे होगा दंते सकार होगा। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण भी अपन ने लिए हैं। आज अपन ने पढ़ा, ये था नियम नंबर 1 और ये है नियम नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये दोनों नियम आपको समझ में आए होंगे। आगे के नियमों की चर्चा करेंगे आगे वाली कक्षा में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।